अब हम बात करेंगे परागण। परागण क्या होते हैं तथा परागण कितने प्रकार के होते हैं, इसमें हम जानेंगे। तो पूर्ववर्ती भाग में हम आप पढ़ चुके हैं कि पुष्पीय पादपों में नर एवं मादा युग्मक क्रमशः परागकण एवं भ्रूणकोश में पैदा होते हैं। चूँकि दोनों ही प्रकार के युग्मक कैसे होते हैं, अचल हैं, अतः निषेचन संपन्न होने के लिए दोनों को एक ही साथ लाना होता है। यह कैसे संपन्न हो, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परागकण एक प्रक्रम है। परागकणों यानी परागकोश से झड़ने के पश्चात स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या संचारण को परागण कहा जाता है। परागण की प्राप्ति के लिए पुष्पीय पादपों ने एक आश्चर्यजनक अनुकूलन व्यूह विकसित किया है। ये परागण को प्राप्त करने के लिए बाह्य कारकों का उपयोग करते हैं। क्या आप करने के लिए बाह्य कारकों का उपयोग करते हैं? तो क्या आप इस समय अधिक से अधिक बाहरी कारकों की सूची बना सकते हैं? परागण के प्रकार। पराग के स्रोतों को ध्यान में रखते हुए परागण को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला है स्वयुग्मन यानी ऑटोगैमी। एक ही यानी उसी पुष्प में परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण, ये क्या होता है, संयुग्मन होता है। इस प्रकार का परागण उसी पुष्प के अंदर होता है। एक सामान्य पुष्प में जहाँ परागकोश एवं वर्तिकाग्र खुलना एवं अनावृत होता है, वहाँ पूर्ण स्वयुग्मन अपेक्षाकृत दुर्लभ होता है। इस प्रकार के पुष्पों में स्वयुग्मन के लिए पराग एवं वर्तिकाग्र की विमुक्ति के लिए क्रमशः समकालिकता की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही परागकोश एवं वर्तिकाग्र को एक दूसरे के पास अवस्थित होना चाहिए ताकि स्वपरागण संपन्न हो सके। कुछ पादप जैसे वायोला, सामान्य पानसी, ऑक्सैलिस तथा कोमेलिना यानी कॉनकॉवा 2 प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं। उन्मिल परागणी पुष्प अन्य प्रजाति के पुष्पों के समान ही होते हैं, जिसके परागकोश एवं वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं, तथा अनुनिमिल्य परागणी पुष्प कभी भी अनावृत नहीं होते। इस प्रकार के पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक स्थित होते हैं। जब पुष्प कलिका में परागकोश स्फुटित होते हैं, तब परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में आकर परागकण को प्रभावित करते हैं। अतः अनुनिमिल्य परागणी पुष्प सदैव स्वयुग्मक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्तिकाग्र पटक्रास या पर परागण अवतरण के अवसर नहीं होते हैं। तो ये प्लांट है परपरागित पुष्प, अनुनिमिल्य परागणी पुष्प। देखिए, इसमें 2 प्रकार के पुष्प होते हैं। एक तो खुला हुआ पुष्प रहेगा और एक प्रकार के बंद, जो इसको बोलते हैं, ये हमेशा बंद रहेंगे। इसमें परागकोश, परागकण तथा वर्तिकाग्र एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। मतलब इस प्रकार के जो पुष्प बंद होते हैं उसको बोलते हैं अनुनिमिल्य पुष्प, और जो पुष्प खुले होते हैं उनको बोलते हैं उन्मिल्य पुष्प। उन्मिल्य परागणी पुष्प सुनिश्चित रूप से यहाँ तक कि परागण की अनुपस्थिति में बीज पैदा करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं अनुमिल्य पौधों को इससे क्या फ़ायदे या क्यों, या हानि क्यों? अब देखते हैं सजात पुष्पीय परागण। एक ही पादप के एक ही पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण इस सजात पुष्पीय परागण कहलाता है, जिसमें एक कारक एजेंट सम्मिलित होता है। सजात पुष्पीय परागण लगभग स्वयुग्मन जैसा ही होता है, क्योंकि इसमें परागण उसी पादप से आते हैं। पर निषेचन, इसमें भिन्न पादपों के परागकोश से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है। मात्र ये ही केवल एक प्रकार का परागण है जिसमें परागण के समय आनुवंशिकता भिन्न प्रकार के परागकणों का आगमन होता है। परागण के अभिकर्मक या कारक कौन कौन से होते हैं? पौधे परागण के कारक या अभिकर्मक के रूप में 2 अजीवीय वायु एवं जल तथा 1 जीवीय प्राणी कारक का उपयोग कर लक्ष्य प्राप्त करते हैं। अधिकतर पौधे परागण के लिए जीवी कारकों का उपयोग करते हैं। बहुत कम पौधे अजीवी कारकों का उपयोग करते हैं।
वायु तथा जल दोनों ही कारकों में परागण का वर्तिकाग्र के संपर्क में आना महज संयोगात्मक घटना है। इस प्रकार की अनिश्चितता तथा परागकणों के ह्रास से जुड़े तथ्यों की क्षतिपूर्ति हेतु पौधे बीजांडों की तुलना में असंख्य मात्रा में परागण उत्पन्न करते हैं। अजीवी परागण में वायु द्वारा परागण सर्वाधिक सामान्य परागण है। इसके साथ ही वायु परागण हेतु हल्के तथा चिपचिपाहट रहित परागकणों की ये जरूरत होती ताकि वे हवा के झोंकों के साथ संचारित हो सकें। वे अक्सर बेहतर अनावृत पुंकेसर से युक्त होते हैं ताकि वे आसानी से हवा के बहाव में प्रसारित हो सकें। अतः बृहद एवं प्राय पिच्छक वर्तिकाग्र युक्त होते हैं ताकि आसानी से वायु के उड़ते परागकणों को आबद्ध किया जा सके। वायु परागित पुष्पों में प्रायः प्रत्येक अंडाशय में एक अकेला बीजांड तथा एक पुष्प क्रम असंख्य पुष्प गुच्छ होते हैं। इसका एक जाना पहचाना उदाहरण भुट्टा कॉर्न कैव है। आप जो फूदने या टेंसल देखते हैं वे कुछ और नहीं बल्कि वर्तिकाग्र और वर्तिका हैं जो हवा में झूमते हैं ताकि परागकणों को आसानी से पकड़ सकें। घासों में वायु परागण सर्वथा सामान्य है। पुष्पीय पादपों में पानी द्वारा परागण काफ़ी दुर्लभ है। यह लगभग 30 वंशों तक सीमित है, वह भी अधिकतर एक बीजपत्री पौधों में। इसके विपरीत आप स्मरण करें कि निम्न पादप समूह जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट आदि के नर युग्मकों के परिवहन का नियमित साधन जल ही है। यह विश्वास किया जाता है कि कुछ ब्रायोफाइट एवं टेरिडोफाइट का विस्तार केवल इसलिए सीमित है क्योंकि नर युग्मकों के परिवहन एवं निषेचन हेतु जल की आवश्यकता होती है। जल परागित पादपों के कुछ उदाहरण वेली, सनेरिया तथा हाइड्रिला जो कि ताजे पानी में उगते हैं और अनेकों समुद्र जलीय घासें जैसे जॉस्टेरा आदि हैं। सभी जलीय पौधे जल को परागण करने के लिए उपयोग में नहीं लाते। अधिकांश जलीय पौधे जैसे कि वाटर हायसिंथ तथा वाटर लिली यानी कुमुदनी पानी की सतह पर पैदा होते हैं और इनका परागण कीटों एवं वायु से होता है, जैसा कि अधिकतर थलीय पादपों में होता है। एक प्रकार के जलीय परागण में मादा पुष्प एक लंबे डंठल द्वारा जल की सतह पर आ जाते हैं और नर पुष्प या परागण पानी की सतह पर अवमुक्त होकर आ जाते हैं। उदाहरणार्थ वेली, सनेरिया लंबे डंठल के साथ जल धाराओं में निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं। इनमें से कुछ संयोगात्मक रूप से मादा पुष्प एवं वर्तिकाग्र तक पहुँच जाते हैं। एक अन्य समूह के जलीय परागण वाले पादपों जैसे कि समुद्री घासों सिग्रासेस में मादा पुष्प जल के सतह के नीचे ही पानी में डूबा रहता है और परागकणों को जल के अंदर ही अवमुक्त किया जाता है। इस प्रकार की बहुत सारी प्रजातियों के परागकण लंबे फीते जैसे होते हैं तथा जल के भीतर निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं। इनमें से कुछ वर्तिकाग्र तक पहुँच जाते हैं और परागण पूरा होता है। जल परागित अधिकतर प्रजातियों में परागकणों को पानी के भीतर गीले श्लेष्मक आवरण द्वारा संरक्षित रखा जाता है। वायु एवं जल परागित पुष्प न तो बहुत रंग युक्त होते और न ही मकरंद पैदा करते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? अधिकतर पुष्पीय पादप परागण के लिए प्राणियों को परागण कारक के रूप में उपयोग करते हैं। मधुमक्खियाँ, भौरे, तितलियाँ, बर्र, चींटियाँ, शलभ या कीट, पक्षी में शकरखोरा तथा गुंजन पक्षी तथा चमगादड़ आदि सामान्य परागणीय अभिकर्मक हैं। प्राणियों में कीट पतंग विशेष रूप से मधुमक्खी प्रधान जीवी परागण कर्मक हैं। यहाँ तक कि बड़े नर वानरगण के प्राणी लीमर तथा लेम्यूर, वृक्षवासी शाखाचारी कृंतक और यहाँ तक कि सरीसृप वर्ग गीगो छिपकली तथा उपवन छिपकली भी कुछ प्रजाति के पादपों के परागण के लिए सक्रिय पाए गए हैं। प्रायः प्राणी परागित पादपों के पुष्प एवं विशिष्ट प्रजाति के प्राणी के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। अधिकतर कीट परागित पुष्प बड़े रंगीन पूर्ण सुगंध युक्त तथा मकरंद से भरपूर होते हैं। जब पुष्प छोटे होते हैं तब अनेक पुष्प एक पुष्पवृंत में समूहबद्ध होकर
अधिक उभर आते हैं। प्राणी रंगों एवं अथवा सुगंध के कारण पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। मक्खियों एवं बिटलों से परागणित होने वाले पुष्प मलिन गंध स्रावित करते हैं, जिससे ये प्राणी आकर्षित होते हैं। प्राणियों से भेंट जारी रखने के लिए पुष्पों को कुछ लाभ या पारितोषिक उपलब्ध कराना होता है। मकरंद और परागण फूलों द्वारा प्रदत्त आम पारितोषिक है। इस पारितोषिक को पाने के लिए प्राणी आगंतुकों को परागकोश तथा वर्तिकाग्र के संपर्क में आना पड़ता है। प्राणी के शरीर पर परागकणों का एक आवरण सा चढ़ जाता है, जो प्राणी परागित पुष्पों से प्राय चिपचिपा होता है। जब परागकणों से लिप्त प्राणी वर्तिकाग्र के संपर्क में आता है तो यह परागण पूरा करता है। कुछ पुष्प प्रजातियों में यह पुरस्कार अंडा देने की सुरक्षित जगह के रूप में होता है। एक उदाहरण एमोर्फोफेलस का लंबोत्तर पुष्प स्वतः लगभग 6 फुट ऊंचा होता है। ठीक ऐसा ही एक संबंध शलभ की प्रजाति है और यूका पादप के बीच होता है, जहाँ दोनों ही प्रजाति शलभ एवं पादप बिना एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र नहीं पूरा कर सकते। इसमें शलभ अपने अंडे पुष्प के अंडाशय के कोष्ठक में देती है, जबकि इसके बदले में वह शलभ द्वारा परागित होता है। शलभ का लार्वा अंडे से बाहर तब आता है जब बीज विकसित होना प्रारंभ होता है। क्यों न आप निम्नलिखित पादपों के पुष्पों का अवलोकन करें, जैसे आम, पीपल, धनिया, पपीता, प्याज, लोबिया, कपास, तंबाकू, गुलाब, नींबू, यूकेलिप्टस, केला आदि। यह पता करने की कोशिश करें कि इन पुष्पों के पास कौन से प्राणी आते हैं और क्या वे परागण कर सकते हैं। आपको धैर्य के साथ कुछ दिनों तक भिन्न भिन्न समयों पर उन्हें देखना होगा। आप यह देखने की भी कोशिश करें कि क्या उस पुष्प तक आने वाले भ्रमणकारी यानी प्राणी तथा एक पुष्प की विशिष्टता के बीच कोई सहसंबंध है या नहीं। परागकोश एवं वर्तिकाग्र के संपर्क में आने वाले भ्रमणकर्ता प्राणी का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें, जो परागण को पूरा करता हो। बहुत सारे कीट या भ्रमणकर्ता बिना परागण किए पराग या मकरंद का भक्षण कर लेते हैं, अतः ऐसे आगंतुकों या भ्रमणकारियों को पराग मकरंद दस्यु के रूप में संदर्भित किया जाता है। आप शायद परागकारियों को पहचान सकें या न पहचान सकें, पर आप निश्चित रूप से आप अपने प्रयास में आनंद प्राप्त करेंगे। बही प्रजनन युक्तियाँ अधिकतर पुष्पीय पादप उभयलिंगी पुष्पों एवं परागकणों को उत्पन्न करते हैं, जो बहुत हद तक उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। निरंतर स्वपरागण के फलस्वरूप प्रजनन में अंतः प्रजनन अवनमन होता है। पुष्पीय पादपों ने बहुत सारे ऐसे साधन या उपाय विकसित कर लिए हैं जो स्वपरागण को हतोत्साहित एवं परपरागण को प्रोत्साहित करते हैं। कुछ प्रजातियों में पराग अवमुक्ति एवं वर्तिकाग्र ग्राह्यता समकालिक नहीं होती है, या तो वर्तिकाग्र के तैयार होने से पहले ही पराग अवमुक्त कर दिए जाते हैं या फिर परागों के झड़ने से काफ़ी पहले ही वर्तिकाग्र ग्राह्य बन जाता है। कुछ प्रजातियों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र भिन्न स्थानों पर अवस्थित होते हैं, जिससे उसी पादप में पराग वर्तिकाग्र के संपर्क में नहीं आ पाते। दोनों ही युक्तियाँ स्वयुग्मन रोकती हैं। अंतः प्रजनन रोकने का तीसरा साधन स्वसामंजस्य है। यह एक वंशानुगत प्रक्रम तथा स्वपरागण रोकने का उपाय है। उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प से जहाँ भी जांड के निषेचन को पराग अनुकरण या स्त्री केसर में परागनलिका वृद्धि को रोका जाता है। स्वपरागण को रोकने के लिए एक अन्य साधन है एकलिंगी पुष्पों का उत्पादन। अगर एक ही पौधे पर नर एवं मादा दोनों ही पुष्प उपलब्ध हों, जैसे रंड एवं मक्का उभयलिंगी सराई, यह स्वपरागण को रोकता है, न कि सजात पुष्पीय परागण को। अन्य बहुत सारी प्रजातियों जैसे पपीता में नर एवं मादा पुष्प विभिन्न पादपों पर होते हैं
अर्थात प्रत्येक पादप या तो मादा या नर है, एक लिंगाश्रयी। यह परिस्थिति स्वपरागण तथा सजात पुष्पी परागण दोनों को अवरोधित करती है। पराग स्त्री केसर संकर्षण या पारस्परिक क्रिया। परागण बिल्कुल सही प्रकार के परागकणों का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं करता है। ठीक उसी प्रजाति का सुयोग्य पराग वर्तिकाग्र तक पहुँचे। प्रायः गलत प्रकार के पराग भी उसी वर्तिकाग्र पर आ पड़ते हैं, जिसमें या तो उसी पादप से होते हैं या फिर अन्य पादप से, यदि वह स्वपरागण के अयोग्य है। स्त्री केसर में असक्षमता होती है कि वह पराग को पहचान सके कि उसी वर्ग के सही प्रकार का पराग सुयोग्य है या फिर गलत प्रकार का अयोग्य। यदि पराग सही प्रकार का होता है तो स्त्री केसर स्वीकार कर लेता है तथा परागण पश्च घटना के लिए प्रोत्साहित करता है, जो कि निषेचन की ओर बढ़ता है। यदि पराग गलत प्रकार का हो तो स्त्री केसर वर्तिकाग्र पर पराग अनुकरण या वर्तिका में पराग नलिका वृद्धि रोककर पराग को अस्वीकार कर देता है। यह स्त्री केसर द्वारा पराग के पहचानने की सक्षमता उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति द्वारा अनुपालित होती है, जो परागकणों एवं स्त्री केसर के बीच निरंतर संवाद का परिणाम है। इस संवाद की मध्यस्थता स्त्री केसर तथा पराग के रासायनिक संगठनों के संकर्षण द्वारा होता है। अभी हाल ही में कुछ वनस्पति विज्ञानियों ने स्त्री केसर एवं पराग के घटकों को पहचाना है तथा उनके बीच संकर्षण परस्पर क्रिया को स्वीकृति या अस्वीकृति के अनुपालन से जाना है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सुयोग्य परागण के अनुपालन में परागकण वर्तिकाग्र पर जनित होते हैं ताकि वह जनन छिद्र के माध्यम से एक पराग नलिका उत्पन्न हो। पराग नलिका वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के ऊतकों के माध्यम से वृद्धि करती है और अंडाशय तक पहुँचती है। आप याद करें कि कुछ पादपों में परागण दो कोशीय स्थिति में एक कायिक कोशिका तथा दूसरी जनन कोशिका में झड़ते हैं। इस प्रकार के पादपों में जनन कोशिका विभाजित होती है। वर्तिकाग्र में पराग नलिका की वृद्धि के दौरान दो नर युग्मकों की रचना करती है। जिन पादपों में पराग तीन कोशीय स्थिति में होते हैं वहाँ पराग नलिका शुरुआत से ही दो नर युग्मकों को ले जाती है। पराग नलिका अंडाशय में पहुँचने के पश्चात बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में प्रविष्ट करती है और तत्पश्चात तंतुमय समुच्चय के माध्यम से एक सहायक कोशिका में प्रविष्ट करती है। हाल ही में बहुत सारे अध्ययन यह दर्शाते हैं कि सहायक कोशिका के बीजांड द्वारी हिस्से पर उपस्थित तंतुरूप समुच्चय पराग नलिका के प्रवेश को दिशा निर्देश करती है। वर्तिकाग्र पर पराग अवस्थित होने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की सभी घटनाओं को पराग स्त्री केसर संकर्षण के नाम से संबोधित किया जाता है। जैसा कि पहले ही बताया गया है, पराग स्त्री केसर संकर्षण एक गतिक प्रक्रम है जिसमें पराग पहचान के साथ पराग को पदोन्नति या अवनति द्वारा अनुपालन सम्मिलित है। इस क्षेत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करने से पादप प्रजनकों को पराग स्त्री केसर संकर्षण के हेरफेर में यहाँ तक कि अयोग्य परागण से अपेक्षित संकर जाति प्राप्त करने में मदद प्राप्त होगी। आप एक कांच की पट्टी स्लाइड पर जल शर्करा घोल 10% घोल की एक बूंद पर मटर, चना, क्रोटोलेरिया, बॉल्सम, गुलमेदी अथवा बिनका सदाबहार के पुष्पों से कुछ परागण झाड़ कर गिराने के पश्चात पराग जनन का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। स्लाइड पर रखने के 15 से 30 मिनट के बाद स्लाइड को कम शक्ति के लेंस वाले सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर रखकर अवलोकित करें। बहुत संभव है कि आप परागणों से निकलती हुई पराग नलिकाओं को देख पाएं। एक प्रजनक विभिन्न प्रजातियों के संकरण क्रॉसिंग में तथा वाणिज्यिक रूप से सर्वोत्तम श्रेणी के अपेक्षित विशिष्टता वाले जनन संपाक में रुचि रखते हैं। कृत्रिम संकरीकरण फसल की उन्नति या प्रगतिशीलता कार्यक्रम के लिए प्रमुख उपागम है। इस प्रकार के संकरण प्रयोगों हेतु एक सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि केवल अपेक्षित परागों का उपयोग परागण के लिए किया जाए।
तथा वर्तिकाग्र को संदूषण अनापेक्षित परागों से बचाया जाए। यह उपलब्धि केवल बोरा वस्त्र तकनीकी, बैगिंग टेक्निक तथा विपुंसन तकनीकी द्वारा पाई जा सकती है। यदि कोई मादा जनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है तो पराग के स्फुटन से पहले पुष्प कलिका से पराग कोश के निष्कासन हेतु एक जोड़ा चिमटी का इस्तेमाल आवश्यक होता है। इस चरण को विपुंसन के रूप में संदर्भित किया जाता है। विपुंसित पुष्पों को उपयुक्त आकार की थैली से आवृत किया जाना चाहिए, जो सामान्य बटर पेपर पतले कागज की बनी होती है, ताकि इसके वर्तिकाग्र वांछित परागों से बचाया जा सके। इस प्रक्रम को बैगिंग या बोरा वस्त्रावरण कहते हैं। जब बैगिंग वस्त्रावृत पुष्प का वर्तिकाग्र सुग्राहता को प्राप्त करता है, तब नर अभिभावक से संग्रहित परागकोश के पराग को उस पर छिड़का जाता है और उस पुष्प को पुनः आवृत करके उसमें फल विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यदि मादा जनक एक लिंगी पुष्प को पैदा करता है तो विपुंसन की आवश्यकता नहीं होती है। पुष्पों के खिलने से पूर्व उन्हें आवृत कर दिया जाता है। जब वर्तिकाग्र सुग्राह बन जाता है तो अपेक्षित पराग के उपयोग द्वारा परागण करके पुष्प को पुनः आवृत रिवैग कर दिया जाता है। दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन क्या होता है? एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका द्वारा सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में दो नर युग्मक मुक्त किए जाते हैं। इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है और केंद्रक के साथ संगलित होता है, जिससे युग्मक संलयनपूर्ण होता है, जिसके परिणाम में एक द्विगुणित कोशिका युग्मनज की रचना होती है। दूसरा नर युग्मक केंद्रकीय कोशिका में स्थित दो ध्रुवीय न्यूक्लियाई केंद्रकीय की ओर गति करता है। उनमें संगलित होकर त्रिगुणित प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। जैसा कि इसके अंतर्गत 3 अगुणित न्यूक्लियाई सम्मिलित होते हैं, अतः इसे त्रिसंलयन कहते हैं। चूँकि यह भ्रूणपूटी भ्रूणकोश में 2 प्रकार के संलयन या युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं, अतः इस परिघटना को दोहरा निषेचन कहा जाता है, जो कि पुष्पीय पादपों के लिए अनूठी घटना है। त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रकीय कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है तथा भ्रूणपोष के रूप में विकसित होने लगती है, जबकि युग्मनज एक भ्रूण के रूप में विकसित होता है। निषेचन ऊपर वर्णित किए गए दोहरे निषेचन के अनुपालन तथा अनुहरण में भ्रूणपोष एवं भ्रूण के विकास की अगली घटना क्रम में बीजांड के परिपक्व होकर बीज में बदलने तथा अंडाशय को फल में के रूप में विकसित होने की सभी घटनाओं को सामूहिक रूप में निषेचन पश्च घटना के नाम से जाना जाता है। अब भ्रूणपोष क्या है? भ्रूणपोष का विकास भ्रूण विकास के रूप में बढ़ता है, क्यों? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बार बार विभाजित होकर तथा एक त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक की रचना करते हैं। इन ऊतकों की कोशिकाएं संरक्षित खाद्य सामग्री से पूरित होती है और विकासशील भ्रूण की पोषकता के उपयोग किए जाते हैं। सर्वाधिक सामान्य प्रकार के प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक नामक भ्रूणपोष विकास उत्तरोत्तर केंद्रकीय न्यूक्लियर विभाजन से गुजरकर मुक्त न्यूक्लियई के रूप में पैदा होता है। भ्रूणपोष के विकास की इस अवस्था को फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म अर्थात मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। इसके सापेक्ष ही कोशिका भित्ति रचना स्थान लेती है और भ्रूणपोष कोशिकीय बन जाता है। कोशिकीकरण से पहले मुक्त न्यूक्लियाओं की संख्या में व्यापक भिन्नता होती है। एक कच्चे नारियल का पानी जिससे आप परिचित हैं और कुछ नहीं भी, बल्कि यह मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष जो हजारों न्यूक्लियाई से बना है। इसके आसपास का सफ़ेद गूदा कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। बीज के परिपक्व होने से पहले भ्रूणपोष पूरी तरह से विकासशील भ्रूण जैसे मटर, मूंगफली, सेम आदि द्वारा उपभोग कर लिया जाता है या फिर परिपक्व बीज में विद्यमान रहता है, जैसे अरंडी और नारियल, और इससे बीज अंकुरण के समय इस्तेमाल किया जाता है। यदि अरंडी, मटर, सेम, मूंगफली आदि के बीज या नारियल के फल
को खोलें और प्रत्येक में भ्रूणपोष को देखें तो पता करें क्या भ्रूणपोष अनाजों, गेहूँ, चावल तथा मक्का में विद्यमान है। भ्रूण भ्रूण भ्रूणकोश या कुटी के बीजांड द्वारा सिरे पर विकसित होता है, जहाँ पर युग्मनज स्थित होता है। अधिकतर युग्मनज तब विभाजित होते हैं जब कुछ निश्चित सीमा तक भ्रूणपोष विकसित हो जाता है। यह एक प्रकार का अनुकूलन है ताकि विकासशील भ्रूण को सुनिश्चित पोषण प्राप्त हो सके। यदि बीज में व्यापक भिन्नता होती है, भ्रूण विकास भ्रूणोद्भव की प्रारंभिक अवस्था एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों ही में समान होती है। युग्मनज प्राक भ्रूण के रूप में वृद्धि करता है और इसके सापेक्ष गोलाकार हृदयाकार परिपक्व भ्रूण में वृद्धि करता है। एक प्ररूपी द्विबीजपत्री भ्रूण में एक भ्रूणी अक्ष तथा दो बीजपत्र समाहित होते हैं। बीजपत्र के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष की प्रोटीन एपिकोटिल तथा बीजपत्रोपरिक होती है, जो प्रांकुर या स्तंभ सिरे पर प्राय समाप्त होती है। बीजपत्राधार में बीजपत्रों के स्तर से नीचे बेलनाकार प्रोटीन जो मूलांत शिरा तथा मूलज के शीर्षार्ध पर समाप्त होती है। यह मूल शीर्ष एक ढक्कन द्वारा आवृत होते हैं जिसे मूल गोप कहते हैं। एक बीजपत्री भ्रूण केवल एक बीजपत्र होता है। घास परिवार बीजपत्र को स्कूटेलम प्रशल्क कहते हैं, जो भ्रूणी अक्ष की एक तरफ पार्श्व की ओर स्थित होता है। इसके निचले सिरे पर भ्रूणी अक्ष में एक गोलाकार और मूल आवरण एक बिना विभेदित परत से आवृत होता है, जिसे कोलियोराइजा मूलांकुर चोल कहते हैं। स्कूटेलम की जुड़ाव के स्तर से ऊपर भ्रूणी अक्ष के भाग को बीजपत्रोपरिक कहते हैं। बीजपत्रोपरिक में प्ररोह शीर्ष तथा कुछ आदिकालिक पड़ होते हैं जो एक खोखला पड़ीय संरचना को घेरते हैं, जिसे प्रांकुर चोल कहते हैं। बीज आवृत बीजों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम बीज होता है। इसको प्रायः एक निषेचित बीजांड के रूप में वर्णित किया जाता है। बीज फलों के अंदर पैदा होते हैं। एक बीज में विशिष्ट रूप से बीज आवरण, बीजपत्र तथा एक भ्रूण अक्ष अखुआ समाहित होता है। भ्रूण का बीजपत्र एक सरल संरचना होती है, प्रायः आरक्षित आहार भंडार के कारण फूली हुई एवं स्थूल होती है, जैसे कि लेगुमिनस में। परिपक्व बीज गैर लेगुमिनस अथवा एल्बुमिनस रहित हो सकता है। गैर एल्बुमिनस बीज में अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होता है, क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान यह पूर्णतः उपभोक्त कर लिया जाता है, जैसे मटर, मूंगफली। एल्बुमिनस बीजों में भ्रूणपोष का कुछ भाग शेष रह जाता है, क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान इसका पूर्णतः उपभोग नहीं हो पाता है, जैसे कि गेहूँ, मक्का, बाजरा, अरंड आदि। कभी कभार कुछ बीजों में, जैसे काली मिर्च तथा चुकंदर में, बीजांडकाय न्यूक्लियस विशेष रह जाता है। अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय परिभ्रूणपोष होता है। बीजांड यानी अंडाशय का अध्यावरण बीज के ऊपर सख्त रक्षात्मक आवरण बन जाता है। बीज के आवरण में बीजांड द्वार एक छोटे छिद्र के रूप में रह जाता है। बीज अंकुरण के समय यह ऑक्सीजन एवं जल के प्रवेश को सुगम बनाता है। जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है, उसके अंदर जल की मात्रा घटने लगती है तथा बीज अपेक्षाकृत शुष्क हो जाता है। फलस्वरूप सामान्य चयापचयी क्रिया धीमी पड़ने लगती है। भ्रूण निष्क्रियता की दशा में प्रवेश कर जाता है, जिसे प्रसुप्ति कहते हैं। या यदि अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध यानी पर्याप्त नमी, आर्द्रता, ऑक्सीजन तथा उपयुक्त तापमान होती है तो वे अंकुरित हो जाते हैं। जैसे जैसे बीजांड परिपक्व होकर बीज बनते हैं, अंडाशय एक फल के रूप में विकसित हो जाता है, अर्थात बीजांड का बीज के रूप में तथा अंडाशय का फल के रूप में रूपांतरण साथ साथ चलता है। अंडाशय की दीवार फल की दीवार के रूप में दो बीजपत्र है, बीजपत्र में विकसित हो, जिसे फल भित्ति कहते हैं।
फल अमरूद, आम, संतरे आदि की भांति गूदेदार हो सकते हैं अथवा मूंगफली, सरसों आदि की भांति शुष्क भी हो सकते हैं। बहुत सारे फलों ने अपने बीजों के परिक्षेपण हेतु विविध विधियाँ विकसित की हैं। आप फलों के वर्गीकरण एवं उनके परिक्षेपण क्रियाओं को याद करें जिसे आप पहले की कक्षा में पढ़ा है। क्या एक अंडाशय के अंदर बीजाणु की संख्या तथा फलों के अंदर बीजों की संख्या के बीच कोई संबंध है? अधिकतर पादपों में जब आप अंडाशय से फल विकसित होता है उससे अन्य पुष्पीय अंश अपरिहासित एवं झड़ जाते हैं। हालांकि कुछ एक प्रजातियों में जैसे कि सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट आदि में फल की रचना में पुष्पासन भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। इस प्रकार के फलों को आभासीय फल या मिथ्या फल कहते हैं। अधिकतर फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं और उन्हें यथार्थ या वास्तविक फल कहते हैं। यद्यपि अधिकतर प्रजातियों में फल निषेचन का परिणाम होता है, परंतु कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जिसमें बिना निषेचन के फल विकसित होते हैं। ऐसे फलों को अनिषेक फल कहते हैं। इसका एक उदाहरण है केला। अनिषेक फलन को वृद्धि हार्मोन्स के प्रयोग से प्रेरित किया जाता है और इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं। बीज आवृत बीजों को अनेक लाभ प्रस्तावित करते हैं। पहला, जबकि प्रजनन प्रक्रिया जैसे कि परागण एवं निषेचन जल आदि से स्वतंत्र है, बीज की रचना काफी निर्भरतापूर्ण है। इसके साथ ही बीज नए प्रयासों में प्रसारण हेतु बेहतर अनुकूलित रणनीतियों से युक्त होते हैं तथा प्रजाति को अन्य क्षेत्रों में बसने में मदद करते हैं, जैसा कि इनमें पर्याप्त आरक्षित आहार भंडार होता है। अल्पवयस्क नवोदित तब तक पोषण देते हैं जब तक वह स्वयं ही प्रकाश संश्लेषण न करने लगे। युवा भ्रूण को कठोर बीज आवरण संरक्षण प्रदान करता है। लैंगिक प्रजनन का उत्पाद होने की वजह से नवीन जेनेटिक संपाक को पैदा करते हैं जो विविधता का रूप लेते हैं। बीज हमारी कृषि का आधार है। बीज के भंडारण हेतु परिपक्व बीज का निर्जलीकरण एवं प्रसुप्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे पूरे वर्ष भर खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है तथा अगले मौसम के लिए फसल के रूप में भी उगाया जा सकता है। क्या आप बीज के बिना या उस बीज के बिना जो तुरंत ही अंकुरित हो जाता है और भंडारित नहीं किया जा सकता और खेती की कल्पना कर सकते हैं? बीज के परिक्षेपण या छितराने के बाद वह कितने समय तक जीवित रह सकता है? यह अवधि पुनः व्यापक रूप से भिन्न होती है। कुछ प्रजातियों में बीज अपनी जीवन क्षमता कुछ महीनों में ही खो देते हैं। बहुसंख्य प्रजातियों के बीज कई वर्षों तक जीवन क्षम रहते हैं। कुछ बीज तो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। यहाँ पर विश्व के प्राचीन जीवन सक्षम जीवों का अनेक रिकॉर्ड उपलब्ध है। यह प्राचीन बीज ल्यूपिनस आर्कटिकस है, जिसे आर्कटिक टुंड्रा से खनित किया गया था। यह अनुमानित रिकॉर्ड 10,000 वर्ष की प्रसूति के बाद बीज अंकुरित एवं पुष्पित हुआ था। हाल ही का एक रिकॉर्ड 2000 वर्ष पुराने खजूर के जीवन क्षम बीज फोएनिक्स डैक्टिलीफेरा का है, जिसे मृत सागर के पास किंग हेनाल्ड की महल की पुरातात्विक खुदाई के दौरान खोज पाया गया था। पुष्पी पादपों के प्रजनन के बारे में संक्षिप्त अध्ययन पूरा करने के बाद यह अधिक सार्थक प्रयास होगा कि कुछ पुष्पी पादपों की विशाल उत्पादकीय क्षमता का परिज्ञान निम्नलिखित प्रश्नों को पूछकर प्राप्त किया जाए। एक भ्रूण पुटिकोष में कितने अंडे मौजूद होते हैं? एक बीजांड में कितने भ्रूण कोष मौजूद होते हैं? एक अंडाशय में कितने बीजांड मौजूद होते हैं? एक प्ररूपी विशिष्ट पुष्प में कितने अंडाशय होते हैं? एक पादप पर कितने पुष्प मौजूद होते हैं? और ऐसे ही प्रश्न। क्या आप कुछ ऐसे पादपों के बारे में सोच सकते हैं जिनके फलों में बहुत भारी संख्या में बीज मौजूद होते हैं? इस प्रकार की श्रेणी में आर्किड फल आते हैं और प्रत्येक फल में 1000 लघु बीज समाहित होते हैं। इस प्रकार के मामले कुछ परजीवी उस प्रजाति के फल जैसे कि ओरोबैंगी तथा स्ट्राइगा है। क्या आपने फाइकस या अंजीर का लघु या सूक्ष्म बीज देखा है? एक छोटे से अंजीर के बीज में कितना विशाल पादप तैयार होता है? अब हम बात करें असंग जनन एवं बहुरूपता क्या है। यद्यपि सामान्य तौर पर बीज निषेचन का परिणाम है,
कुछ कुछ एक पुष्पी पादपों जैसे कि एस्ट्रेशिया तथा घासों ने बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया विकसित कर ली है, जिसे असंजनन कहते हैं। बिना निषेचन के पैदा हुए फल को क्या कहते हैं? इस प्रकार से असंजनन अलिंगी प्रजनन है, जो लैंगिक प्रजनन का अनुहारक है। असंजनी बीजों के विकास के लिए सैकड़ों तरीके हैं। कुछ प्रजातियों में द्विगुणित अंड कोशिका का निर्माण बिना अर्धसूत्री विभाजन के होता है, जो बिना निषेचन के भ्रूण में विकसित हो जाता है। प्राय कई अवसरों पर जैसा बहुत सारी नींबूवंशी ट्रस्टाम की किस्म भ्रूण कोश के आसपास कुछ बीजांडकायी कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं और भ्रूण कोश में प्रोटूड होती हैं तथा भ्रूण के रूप में विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार की प्रजाति में प्रत्येक बीजांड में अनेक भ्रूण होते हैं। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं। संतरे के कुछ बीजों को मोड़े तथा प्रत्येक बीज के भिन्न भिन्न आकार एवं आकृति के तमाम भ्रूणों का अवलोकन करें। प्रत्येक बीज के भ्रूणों की गणना करें। असंजनन भ्रूणों की आनुवंशिक प्रकृति क्या होगी? उन्हें क्लोन एक पूर्वज कहा जा सकता है। बहुत से हमारे खाद्य एवं साग फसलों की संकर किस्मों को उगाया गया है। संकर किस्मों की खेती के उत्पादन को विस्मयकारी ढंग से बढ़ा दिया है। संकर बीजों की एक समस्या यह है कि उन्हें हर साल उगाया पैदा किया जाना चाहिए। यदि संकर किस्म का संग्रहित बीज को बुआई करके प्राप्त किया गया है तो उसकी पादप संतति पृथक्कृत होगी और वह संकर बीज की विशिष्टता को यथावत नहीं रख पाएगा। यदि यह संकर बीज असंजनन से तैयार की जाती है तो संकर संतति में कोई पृथक्करण की विशिष्टताएं नहीं होंगी। इसके बाद किसान प्रतिवर्ष फसल दर फसल संकर बीजों का उपयोग जारी रख सकते हैं और उन्हें प्रतिवर्ष संकर बीजों खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संकर बीज उद्योग में असंजनन की महत्ता के कारण दुनिया भर में विभिन्न प्रयोगशालाओं में असंजनन की अनुचितता को समझने के लिए शोध और संकर किस्मों में असंजनी जीन्स को स्थानांतरित करने का अध्ययन चल रहे हैं।